Hello friends. So next question on tangent plane is the tangent plane at any point of the sphere x square plus y square plus z square is equal to r square meets the axis in a comma b comma c. Show that the locus of a point of intersection of the plane through a comma b comma c and parallel to the coordinate planes is the surface x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2 r की पावर -2। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? हमें यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी परस्यू। सो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टेंजेंट प्लेन बन रहा है, ठीक है ना। जो टेंजेंट प्लेन बन रहा है किसी एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमने बताया था कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो उसे मीट करता है स्फीयर को, ठीक है। तो स्फीयर हमारा क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर है। अब वो मीट कर रहा है साथ ही साथ एक्सिस को, क्योंकि प्लेन क्या है? टेंजेंट प्लेन तो फैमिली ऑफ लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस होगी, है ना, फैमिली होगी सारी उसकी। तो कितनी सारी टेंजेंट लाइंस वहां पे लाई कर रही होंगी। तो वो जो एक प्लेन जो है वो स्फीयर को तो मीट कर ही रहा है एट वन पॉइंट, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक्सिस को कट कर रहा है तो मेरे दिमाग में साथ ही साथ क्या आ जाना चाहिए? इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्लेन एक्सिस को कट करता है, हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, तो इन दैट केस वो वहां पे क्या बनाता है? इंटरसेप्ट्स बनाता है। और उस केस में जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है वो कौन सी आती है? इंटरसेप्ट फॉर्म आती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, आगे उसने अब हमें क्या कहा? ये तो था जो हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, शो क्या करके दिखाना है। उसने कहा शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन थ्रू ए कोमा बी कोमा सी। अब ए कोमा बी कोमा सी तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता है कि वो कट कर रहा है एक्सिस को, बट किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है हमें नहीं पता। हमने कहा मान लीजिए कि वो कट कर रहा है ए कोमा जीरो कोमा जीरो, जीरो कोमा बी कोमा जीरो एंड जीरो कोमा सी। जैसे हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी बड़ी बार देखा है कि जब वो एक्सिस को कट कर रहा होता है स्फीयर या प्लेन कट कर रहा होता है तो हम ये पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता, अब हमें पॉइंट्स पता नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट्स में वेरी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें ए बी सी की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो जैसे जैसे वैल्यू वेरी करती जाएगी वैसे वैसे वहां पे क्या ट्रेस आउट होता जाएगा? पाथ ट्रेस आउट होता जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा उसने? हमें लोकस निकालना है किसका? पहली बात तो उस प्लेन का लोकस निकालना है जो एक्सिस को तो कट कर रहा हो, साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल भी हो। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होने का क्या मतलब है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो, वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल हो, तो जब वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा तो इन दैट केस वाई क्या हो जाएगा आपका? जब वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा तो इन दैट केस जेड क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। जब वो अपना वाई जेड प्लेन के पैरेलल होएगा तो एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब वो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल होगा तो वाई क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो एक्सिस को कट करे, ठीक है। तो जब वो एक्सिस को कट करेगा तो हमने कहा वो इंटरसेप्ट्स बनाएगा। इसका मतलब जब वो एक इंटरसेप्ट्स बनाएगा तो 3 इंटरसेप्ट्स आए तुम्हारे पास वहां पे। वो 3 इंटरसेप्ट्स 3 प्लेन्स में लाई कर रहे हैं, एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक जेड एक्स। और हमारा प्लेन उस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए? हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहता कि वो कैसे होएगा उसका लोकस दिखने में? x की पावर -2 y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू r की पावर -2 के बराबर होगा, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट थॉरली। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे एक प्लेन जो क्या कर रहा हो? एक्सिस को मीट कर रहा हो, क्योंकि प्लेन लेके आएंगे तभी हम पैरेलल की कंडीशंस को वहां पे एग्जिस्ट कराएंगे। पहले हम प्लेन लाएंगे, प्लेन को फिर पैरेलल कर टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बनाने के बाद हम उसे पैरेलल करेंगे कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए यहाँ। सो इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ गया हमारे पास? 0,0,0, आर इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। और हमें पता ही है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू एक्सिस जो है वो हमारी क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर का नाम मैंने 1 रख लिया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन का नाम मैंने 2 रख लिया। अब क्योंकि इट इज गिवन टू अस कि इक्वेशन नंबर 2 इज टेंजेंट टू इक्वेशन नंबर
ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो टेंजेंट फॉर्म कर रही है 1 के ऊपर, अगर वो टेंजेंट फॉर्म कर रही है तो हमें पता है कि रेडियस को किसके बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, सेंटर से प्लेन का। ठीक है, तो सेंटर क्या है हमारा 0,0, प्लेन क्या है हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो हमने उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। सो आर किसके बराबर आ गया हमारा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, और दिस इंप्लाइज टू हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया और उसके बाद इनका रेसिप्रोकल ले लिया। सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो पैरेलल हो अपना कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। ठीक है बेटा बात, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद अपने दिमाग में देखिए कि जब आपके पास सिर्फ एक्स और वाई 2 डायमेंशंस होती थी, ठीक है ना, तो वहां हमने देखा कि जब हमारी लाइन में y हमारा 0 होता था, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होता था, एक्स एक्सिस के ऊपर। और जब आप उसकी लाइन ड्रॉ करते थे तो वो किसके पैरेलल आ जाती थी, y एक्सिस के पैरेलल आ जाती थी ना। और ऐसे ही अगर आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता था तो उस केस में जो लाइन आपके पास बनती होती थी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो क्या हो जाती थी, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाती थी। आपने लीनियर इक्वेशंस इन 10th क्लास यू पीपल हैव डिस्कस दिस थिंग। ठीक है, कि व्हेन आपके पास कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो लाइन जो है y0 हो गया, तो जो लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। और अगर कोई y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी। द सेम फिनोमिना अप्लाइज इन केस ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, उसमें भी सेम चीज होती है कि अगर आप किसी एक वेरिएबल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हो तो बाकी एक्सिस आपकी क्या हो जाएंगी, वहां पे खत्म हो जाएंगी। जैसे मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हूँ तो सिर्फ एक्स का कॉफिशिएंट मेरे पास होएगा। प्रीवियस क्लासेस में भी नहीं जाते, आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखते हो पैराबोला के केस में। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसी होती है, x इज इक्वल टू ए या x इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसी होती है आपके पास। ठीक है ना, तो वो कैसी बनती है जब वो ड्रॉ होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। और जब हम दूसरे वाला पैराबोला लेते हैं जिसमें y के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स बनती है तो वो कैसी होती है, वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो सेम इज द केस हियर कि अगर मैं कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ले रही हूँ तो उस केस में y और z दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने कहा मान लीजिए कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट को मैंने कैसे लिख दिया, कांस्टेंट को मैं ले आई हूँ एक ही साइड पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसी हो जाएगी दिखने में, x प्लस k1 कोई कांस्टेंट है क्योंकि आई डोंट नो कि वो कहाँ पे जाकर मीट करने वाला है x एक्सिस को। ठीक है, तो x प्लस k1 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर y प्लस k2 इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि जब आप y एक्सिस पे लाई करोगे तो किसी ना किसी कांस्टेंट के ऊपर लाई करोगे, उस केस में x और z 0 हो जाएंगे हमारे। ऐसे ही जब हम z एक्सिस पे लाई करेंगे तो x और y हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो z प्लस k3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये जो प्लेन था इसके लिए ये चीज जरूरी थी कि ये प्लेन पास करे एक्सिस में से भी। अगर ये एक्सिस में से पास करेगा तो इसका मतलब इसको a, 0, 0, 0, b, 0 और 0, 0, c को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हमने उस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। जब हमने पुट किया तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस ए, k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, k3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी, माइनस सी आ जाएगी। ठीक है ना, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, क्या बन जाएगी वो, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, y माइनस बी इज इक्वल टू 0, z माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका लोकस फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज हम अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं तो हमें एंड में उसे क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे इंटीग्रेशन में देखो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते थे तो या तो आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे या फिर आप क्या करते हो, लिमिट्स ही चेंज कर देते थे उसके अकॉर्डिंगली। इन अ सेम वे यहाँ पे a, b, c को मैं अपनी मर्जी से लेके आई। मुझे नहीं पता a, b, c कौन है, दे कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, तो इस करके जब x माइनस ए इज इक्वल टू 0 आया तो x की वैल्यू क्या बन गई, a, y माइनस बी इज इक्वल टू 0 आया तो y की वैल्यू क्या बन गई, b, z माइनस सी इज इक्वल टू 0 आया तो z की वैल्यू क्या बन गई, c के बराबर बन गई।
तो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने a की जगह x, b की जगह y और c की जगह z को पुट कर दिया। जब मैंने इसे पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास लोकस ऑफ 5 आ गया। ठीक है, उन प्लेन्स का जो पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के और साथ ही साथ पास कर रहे हैं a, b, c के, उनका लोकस मेरे पास आ गया है। एंड बट आई हैव सीन दैट कि जो चीज मुझे प्रूव करनी थी मेरे पास वो आ गई है। मैंने इसे रेसिप्रोकल में लिखा है, आप चाहें तो इसे क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है वैसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू r की पावर -2। सो इसमें यहाँ पे एक और याद करके रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है इसमें एक नीचे मैंने नोट दिया है यहाँ पे कि इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर makes intercepts a, b, c on the coordinate axis to show that कि 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon r square। जो क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकलता है कि जिसमें अब इसमें तो हमें उसे दे रखा था कि जो प्लेन है वो टेंजेंट है, पर ये नोट में मैंने क्या कहा है कि वो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि शो करके दिखाइए कि वो टेंजेंट प्लेन है। तो अगर वो शो करके दिखाने को कहेगा तो इन दैट केस हमें पता है कि अगर वो टेंजेंट प्लेन फॉर्म कर रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो क्या होना चाहिए, रेडियस शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो आपको इस इक्वेशन को कहाँ तक सॉल्व करना है, अप टू इक्वेशन नंबर 3 तक सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? थैंक यू।